बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमारा आज का जो लेक्चर है वो इंट्रोडक्शन टू लॉ के हवाले से है और टॉपिक हमारा क्या है, प्रेसिडेंट है। तो आज हमने जो ट्रेडिशनल वे होता है, ट्रेडिशनल वे हमारा क्या होता है कि मास्टर साहब बोर्ड के ऊपर लिखते हैं और बच्चे डेस्क के नीचे या तो फ़ोन यूज़ करते हैं या किताब के अंदर रख के या कापी पे कुछ लिख रहे होते हैं और जहन कहाँ पे होता है, कहीं और होता है। हमने आज इसको चेंज किया। ये जो मेथड जिस तरीके से आज हम किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, ये हमारा कोलैबोरेटिव मेथड कहलाता है। और बेसिकली जो एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर इस तरह इंटरेक्टिव स्टडी होती है कि जिसमें बच्चे जो है वो इन्वॉल्व हों और उनको जो चीज़ पढ़ाई जाए वो चीज़ साथ साथ उनको प्रैक्टिकली दिखाई भी जाए ताकि उनको समझ आए। तो आज के इस लेक्चर का मकसद, जो हमारा टॉपिक था प्रेसिडेंट, उसके हवाले से कि हम ये समझें, हम ये जानें कि ये प्रेसिडेंट क्या है और इसकी क्या अहमियत है और क्या इसकी लॉ के अंदर पोजीशन है। वैसे हम जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया, आपको याद है हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? इंट्रोडक्शन टू लॉ। और उसके अंदर क्या पढ़ रहे थे? सोर्सेज ऑफ लॉ। पहला सोर्स क्या पढ़ा था हमने? लेजिस्लेशन। ये जितने भी हमारा ये जो है ना, ये हर एक किताब जो हमने यहाँ पे रखी है, एक हमारे पास ये पाकिस्तान पिनल कोड है और एक पाकिस्तान पिनल कोड ये है, एक हमारे पास जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है वो ये है और एक स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ये पड़ा हुआ है। हर बुक के अंदर एक बुक बहुत मोटी सी बल्कि है और एक क्या है, बिल्कुल छोटी सी है। ये लेजिस्लेशन है। ये क्या है? लेजिस्लेशन है। लेजिस्लेशन का मतलब क्या है कि जब लॉ मेकर ने कोई भी कानून पास किया तो उसको कहते हैं बेयर एक्ट। क्या कहते हैं? बेयर एक्ट। बेयर का मतलब क्या होता है? ओनली। तो ये क्या है? ओनली एक्ट। इसमें कोई इजाफी चीज़ नहीं है, इसमें सिर्फ वो है कि जो लेजिस्लेचर ने पास किया है कानून, इसके अलावा इसमें कोई भी चीज़ नहीं है। हमने कल पढ़ा था कि मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ क्या है हमारा? लेजिस्लेशन। तो लेजिस्लेशन के ज़रिए से क्या पास किए जाते हैं? एक्ट। जैसे आपके हाथ में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, आपके हाथ में ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है। अब ये मुख्तलिफ नाम, उनका नाम क्या है? एक्ट। एक्ट ही है ना, खोल के देखें। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। आपके पास बेटा क्या है? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। आपके पास क्या है? ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है। ठीक है, क्या है? कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। आपके पास कोड है। ये क्या है? कोड। ये क्या है? पाकिस्तान पिनल कोड। कुछ किताबें कोड और कुछ किताबें एक्ट, कुछ ऑर्डर, कुछ ऑर्डिनेंस, बट ये सब के सब कानून है। ये सब के सब क्या है? कानून। और किसने पास किए हैं? पार्लियामेंट ने। मुख्तलिफ नाम हो सकते हैं इनके। कभी इसको कोड की सूरत में, क्यों कोड क्यों कहा गया? मजमुआ है। मजमुआ का मतलब क्या हो गया कि क्रिमिनल प्रोसीजर के हवाले से जो भी कवानीन थे इसमें क्या कर दिए गए? जमा कर दिए गए। तो लिहाजा ये क्या बना दिया गया? एक सिंगल कोड बुक बना दी गई। लेकिन अब हमारा मकसद क्या था? हमने क्या पढ़ना था? प्रेसिडेंट। ये फैसला, ये लेजिस्लेचर ने कानून पास कर दिया। जब कानून पास हुआ तो लेजिस्लेचर का काम ख़त्म। पहली चीज़ आपने जो याद रखनी, जो सबसे मेन, जो कल भी एक तो बच्चे कहते हैं, अदालतें कानून पास नहीं करती। अदालतें कानून पास नहीं करती। कानून कौन पास करता है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ने कानून पास किया और किसको दे दिया? अदालत को। अदालत ने इसकी इंटरप्रिटेशन कर दी है। क्या करनी है? तशरीह करनी है अदालत ने। तशरीह करने का मतलब क्या है? अब गौर से एक चीज़ समझें। इस कानून के अंदर दो बातें आ गई। कितनी बातें आ गई? दो। एक है अटेम्प्ट टू मर्डर। क्या है? अटेम्प्ट टू मर्डर। और एक आ गया हर्ट। एक क्या आ गया? हर्ट। हर्ट का मतलब क्या है? जख्मी। अटेम्प्ट टू मर्डर का मतलब क्या है? कत्ल की कोशिश करना, इक़दाम कत्ल करना, पर बंदा मरा नहीं है। अब अगर मैं किसी को कोई चीज़ मारता हूँ और वो ज़ख्मी हो जाता है, अब बात यह है कि अगर मैंने उसको ज़ख्मी करने के लिए मारा तो फिर तो क्या है? हर्ट। सज़ा क्या है उसकी? थोड़ी। और अगर मैंने उसको कत्ल के इरादे से मारा, ज़ख्म एक जैसा ही लगा है लेकिन इरादा क्या था मेरा? कत्ल का, तो फिर सज़ा क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि मैंने अटेम्प्ट टू क्या किया है? मर्डर किया है। अब अदालत का काम है
लेजिस्लेचर ने कानून पास कर दिया कि ये होगा तो क्या होगा, अटेम्प्ट टू मर्डर, और ये होगा तो क्या होगा, हर्ट। ठीक हो गया, लेजिस्लेचर ने कानून अपना पास कर दिया। अब अदालत ने तशरीह करनी है कि इस बंदे का ये जो एक्ट है ये अटेम्प्ट टू मर्डर है या क्या है, हर्ट है। अब मैं आपको समझाता हूँ। कुल्हाड़ी का पता है सबको, एक्स का, उसमें क्या होता है, एक डंडा होता है, एक क्या होता है, शार्प हिस्सा, और एक बैक क्या होता है उसका, ब्लंट। 3 हिस्से ही होते हैं ना। अब मुझे ये बताएं कि मैं अगर किसी के सर पे कुल्हाड़ी से वार करता हूँ तो कैसे पता चलेगा कि मैं उसको जान से मारना चाहता हूँ या उसको जख्मी करना चाहता हूँ। अगर मैं शार्प हिस्सा उसके सर पे मारता हूँ तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मारना चाहता हूँ, और अगर मैं ब्लंट हिस्सा मारता हूँ तो फिर जख्मी करना चाहता हूँ। अब सारी लड़ाई अदालत में इसी बात के ऊपर होती है। फिर अदालत ने तशरीह करनी है कि जो आपने काम किया है ये अटेम्प्ट टू मर्डर है या क्या है, हर्ट। तो अदालत ने क्या किया, तशरीह की। अदालत ने क्या किया, तशरीह की। अब जब अदालत किसी भी सेक्शन के हवाले से किसी भी लॉ की तशरीह करती है वो उस तशरीह को उठा के रिपोर्ट कर देती है। क्या कर देती है, रिपोर्ट। मैं आपको आगे अदालत के फैसले दिखाऊंगा। अच्छा, एक चीज़ तो यहाँ पे बिल्कुल पहले क्लियर कर दें, हमारे मुल्क की जो अदलिया है ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। कितने हिस्सों में डिवाइडेड है, 2। सुपीरियर, सबऑर्डिनेट। जैसे लेजिस्लेशन का पढ़ा था ना, सुप्रीम और सबऑर्डिनेट। हमारी जुडिशरी भी क्या है, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट। अच्छा, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ये सुपीरियर है, साथ फेडरल शरीयत कोर्ट। बाकी कोर्ट ऑफ सेशन, डिस्ट्रिक्ट जज, सिविल जज, मजिस्ट्रेट, ये सब क्या है, सब ऑर्डिनेट। जो रिपोर्टेड जजमेंट देना, अब ये रिपोर्टेड जजमेंट क्या है, पहली बात ये है। अभी तक जो बातें बताई उसकी समझ आ रही कि नहीं आ रही? जहाँ पे कुछ चीज़ समझ आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जहाँ पर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं, अपने क्वेश्चन मुझसे, ये हमने चीज़ें समझनी है, याद रखने का मसला नहीं, वो आपको मैं वैसे नोट्स दे दूंगा। अब चीज़ों को समझें। अब मैं एक मिसाल देता हूँ। कानून में कोई भी बात लिखती गई, अदालत ने उसके ऊपर जब फैसला किया और उसकी तशरीह की तो फिर वो साथ उसको रिपोर्ट कर देती है। कहती है जी कि ये जजमेंट जो अदालत का यानी कि फैसला है इसको मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, रिकमेंडेड फॉर रिपोर्टिंग। क्या किया, रिकमेंडेड फॉर रिपोर्टिंग। यानी कि इस फैसले को आप, ये जो हमारे पास किताबें पीछे आपको नजर आ रही है ना, ये लॉ डाइजेस्ट होते हैं। ये क्या होते हैं, लॉ डाइजेस्ट। जब अदालत रिकमेंड करती है तो वो फैसला इन किताबों में लिख दिया जाता। हर किताब के ऊपर अलग नाम आपको नज़र आ रहा होगा। कहीं पर PLD नज़र आ रहा होगा, कहीं पर PLJ नज़र आ रहा होगा, कहीं पर SCMR नज़र आ रहा होगा। ये क्या है, मुख्तलिफ, कोई कहीं किसी में सिविल केस का फैसला होगा, किसी में क्रिमिनल केस का फैसला होगा, किसी में कारपोरेट केसेस के फैसले होंगे। डिफरेंट जो फैसले हैं वो डिफरेंट किताबों में क्या कर दिए जाते हैं, लिख दिए जाते हैं। तो जब भी अदालत अपने किसी फैसले को रिपोर्ट करती है तो वो फैसला किसी न किसी किताब में जिसके हवाले से रिपोर्ट किया जाता है, जिसके साथ वो मैच करता है, उस किताब में लिख दिया जाता है। अब फैसला कितना बड़ा होता है आपको पता है? कोई भी अदालत का फैसला कितना बड़ा होता है? 50 सफ़े का, 100 सफ़े का, 500 सफ़े का। तो 500 सफ़े के फैसले का क्या मतलब है? अगर वो पूरा फैसला किसी किताब में लिखा जाएगा तो वो किताब क्या होती जाएगी, अब यहाँ पर आप देखें ना, अब जो किताब देखेंगे हर एक का वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। अब नीचे वाले देखें PLJ वॉल्यूम कहाँ तक गया, वॉल्यूम 2015 वॉल्यूम कहाँ तक गया, वॉल्यूम 12 तक गया। कहीं पे वॉल्यूम 12 आखिरी है, कहीं पे वॉल्यूम 9 है। इतना ज़्यादा वॉल्यूम है ना। ये क्यों है? क्योंकि वो फैसले इतने तवील होते हैं कि जब उनको किसी किताब में लिखा जाता है तो कोई फैसला 50 सफ़े पे, कोई 20 सफ़े पे, कोई 25 सफ़े पे, तो उतनी ही जगह की वजह से वॉल्यूम क्या होते जाते हैं, ज़्यादा होते चले जाते हैं। अब फैसला तो वहाँ पे लिख दिया। अब फैसला क्या किया हमने, किताब के अंदर लिख दिया। अब मुझे ये बात बताएं कि अगर इस तरह का मामला होगा तो हमें कितनी किताबें उठानी पड़ेगी? हर वक्त पूरी की पूरी क्या उठानी पड़ेगी, लाइब्रेरी। अब ये तो मुश्किल है। ये जो प्रेसिडेंट होता है ना, इसके कितने हिस्से होते हैं? अच्छा, एक पॉइंट सिर्फ क्लियर हुआ हमें यहाँ पे। अभी तक मैंने एक चीज़ बताई है कि अदालत जब कोई नया फैसला रिपोर्ट करती है, कि क्यों रिपोर्ट करती है, इसलिए कि आज के बाद अगर कोई ऐसा मामला आएगा ना तो बस आपने ये फैसला देख लेना है, उसके मुताबिक आपने अगला फैसला कर। चलो मैं मिसाल देता हूँ। अब मिसाल ये देता हूँ कि यहाँ पे एक बच्चा है, उसके फॉर एग्जांपल 44% नंबर हैं इंटरमीडिएट में।
LLB के लिए 45% नंबर चाहिए, उसके नंबर क्या है उससे एक कम है। अब वो बच्चा अदालत में जाता है, केस करता है, अदालत फैसला कर देती है कि नहीं जनाब, जो 40% वाले बच्चे होंगे वो क्या होंगे, वो सारे के सारे जो है वो दाखिला लेने के लिए एलिजिबल है, और उसको रिपोर्ट कर दिया, उसको फैसले को किताब में क्या कर दिया गया। अब अगला कोई बच्चा होगा, उसको दोबारा मुकदमा करने की ज़रूरत नहीं होगी, वो अदालत का फैसला लेगा और यूनिवर्सिटी जाएगा, जनाब देखें जैसा इस केस में फैसला हुआ है वैसे ही आप मेरे केस में भी कर दें, मेरे भी इतने नंबर बनते हैं, मुझे भी आप दाखिला दे दें। अदालत उसको भी दाखिला दे देगी। तो प्रेसिडेंट का फ़ायदा क्या हुआ कि अदालत का टाइम बच गया, बार बार मुकदमे हमें नहीं करने पड़े। लेकिन अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा हूँ कि फ़ैसला कितना बड़ा है, 50-100 मुख्तलिफ सफ़ात के ऊपर है ना। अब वो कैरी करना भी मसला। तो जो प्रेसिडेंट होता है उसके कितने हिस्से होते हैं, दो। कितने हिस्से होते हैं, दो। एक रेशो डिसाइडेंडी और एक ओबिटर डिक्टा। क्या है, ओबिटर डिक्टा, रेशो डिसाइडेंडी। तो कितने हो गए उसके हिस्से, दो। ओबिटर डिक्टा इररेलेवेंट फैक्ट, क्या हो गया, इररेलेवेंट फैक्ट, जो बाय द वे वैसे अदालत किसी मुकदमे में कह रही होती है। और आखिरी चीज़ क्या होगी, रेशो डिसाइडेंडी, रीज़न ऑफ द डिसीजन, कि उस पूरे फैसले में अदालत ने असली बात क्या कही है, वो छोटी सी होगी। वो जो छोटी सी बात होगी वो इन किताबों में लिख दी जाती है, कमेंट्रीज के अंदर लिख दी जाती है। यहाँ पर आप देखें कोई भी फैसला, अभी ये वाली किताब खोलें, जो ये बड़े मोटे वाली किताब खुली हुई है ना, ये खोलें आप, कोई भी जब आप फैसला देखेंगे तो आपको पता चलेगा वो फैसला लिखा होगा 2 या 3 लाइनों पे। जी सर, ऐसे ही है, 3 लाइन, 4 लाइन या 5 लाइन। अगर आप इधर से रेफरेंस उठा लें इसका, PLD 1995, ठीक है, उधर देखें PLD 1995 पड़ी हुई है, उसको यहाँ पे रखें, और उधर जाकर देखें PLD 1995 वहाँ पे पड़ी है कि नहीं पड़ी, अंदर उस तरफ पड़ी होगी, PLD 1995 लाइन में लगी हुई है। देखिए PLD 1995 अगर बुक पड़ी है तो उसके सारे वॉल्यूम उठा कर ले सामने। आप किसी और का देख लें, जो यहाँ पे अगर PLD 2015 का कोई फैसला देखें, PLD 2014, 13, 12, PLD 2005 से आगे कोई फैसला देखें, यहाँ से इसमें देखें कि PLD 2005 से आगे का फैसला है कहीं पे किसी किताब के अंदर। ये PLD 2007 है, इधर देखें PLD 2007 पड़ी है हमारे पास, 7, 5, 6, 7, ये PLD 2007 की सारी किताबें निकाल लें आगे, हाँ सारी निकाल लें, सारे वॉल्यूम निकाल लें, जितने भी वॉल्यूम पड़े हैं सारे निकाल लें। आ जाए इसको इधर ले, कौन सा फैसला जी, PLD 2007। अब ये देखिए बेटा, मैं भी आपको एक चीज़ जो समझाता हूँ, ये हमारी प्रेसिडेंट बुक्स है, ये क्या है हमारी असल प्रेसिडेंट बुक है। ये असल प्रेसिडेंट बुक कौन सी है, ये है, इसमें पूरा फैसला लिखा हुआ है। जो उसके अंदर से रेशो डिसाइडेंडी है वो हमने निकाल के किस में लिख दी है, इसमें। इसको वैसे हम प्रैक्टिस में कहते हैं हेड नोट। क्या कहते हैं, हेड नोट। हेड नोट, हेड नोट क्या होता है कि इस फैसले के अंदर जो असल बात है वो किस में लिखी गई है, छोटी सी इसमें। अभी मैं आपको अगर ये समझाऊं, आप इसको इधर मेरे पास ले आए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी, बात क्या है, PLD 2005 रेफरेंस नंबर 3 है, ये रेफरेंस नंबर 3 है, ठीक है। छोटी सी बात लिखी हुई है, एलिगेशन दैट द फैक्ट्स हैड बीन कंसील्ड वाज नो ग्राउंड टू रिजेक्ट द प्लेट। टोटल कितनी लाइंस है, ये 4 लाइंस है। रेफरेंस क्या है, PLD 2007 कराची 573। अब ये है कराची, ये है लाहौर, ये है सुप्रीम कोर्ट। तो हमने क्या कहा, उसने क्या कहा, PLD 2007 कराची 573। तो कौन सी किताब उठाएंगे, कराची। पेज नंबर क्या उठाएंगे, 573। अब कराची 513 और कराची 573 ले जी, वो भी ले, कराची 573। अब ये देखते हैं, ये है जी 573, क्या लिखो इधर पढ़े, PLD 2007 कराची 573, PLD 2007 कराची 573। कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, 1, 2 और उसके बाद क्या हो गया, 3 पेज, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 पेज, ठीक है।
अब ये 15 पेज पे पूरा प्रेसिडेंट लिखा हुआ था। ये क्या है, पूरा हमारा क्या आ गया, प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट है, ये अदालत का फैसला। इसके अंदर अदालत ने जो मेन प्रिंसिपल सेट किया, ये तो पूरे केस के सारे हकायक लिखे हुए हैं। तो मैंने कहा कि प्रेसिडेंट में कितनी चीज़ें होती हैं, 2। तो बाकी तो थी ओबिटर डिक्टा, हमें उसकी ज़रूरत नहीं थी। जो असल बात थी रेशो डिसाइडेंडी, रीज़न ऑफ द, वो वजह क्या थी जिसकी वजह से अदालत ने इसको क्या किया, इसको रिकमेंड किया फॉर रिपोर्टिंग। तो वो जो वजह थी जिसके लिए अदालत ने इसको किया, वो क्या कर दी, वो यहाँ पर लिख दी। तो अब आपको ये समझ आया कि इस किताब में पूरा फैसला नहीं लिखा जाता, बल्कि फैसले से क्या निकाला जाता है, सिर्फ उसका मेन पॉइंट, और मेन पॉइंट निकाल कर किस में लिख दिया जाता है, इस किताब के अंदर लिख दिया जाता है कि ये मेन चीज़ है। तो लिहाजा इस किताब में ये सारी क्या है, इनको कहते हैं रिपोर्टेड जजमेंट्स। क्या कहते हैं? क्या अदालत का हर फैसला रिपोर्ट होता? नहीं, हर फैसला अदालत का रिपोर्ट नहीं होता। आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे आज जाके मैं आपको दिखा देता हूँ, एक दिन में सुप्रीम कोर्ट कितने फैसले करती है। हो सकता है 20 करे, 40 करे, 50 करे। रिपोर्ट कितने होंगे, 1, 2 या 3। आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे चले जाएं, लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट पे चले जाएं, वहाँ पे कॉलम बने हुए, पेज बने हुए रिपोर्टेड जजमेंट्स के। जब आप रिपोर्टेड जजमेंट वहाँ से खोलेंगे तो कितनी होंगी रिपोर्टेड जजमेंट, 1, 2 या 3। इससे ज़्यादा रिपोर्टेड जजमेंट्स नहीं होंगी सुप्रीम कोर्ट के। लेकिन फैसले कितने होंगे, हज़ारों। और रिपोर्ट कितने किए जाएंगे, जितने के ऐसे फैसले कि जिसमें अदालत कोई नई चीज़ डिसाइड करती है वो रिपोर्ट करती है, आम फैसले को रिपोर्ट नहीं। ये पॉइंट क्लियर हुआ? अच्छा, अब ये हो एक और चीज़, जजमेंट की 2 काइंड्स होती है। वैसे कितनी काइंड्स होती हैं, 2। एक होती है अथॉरिटेटिव और एक होती है परसुएसिव। हमारे प्रेसिडेंट की कितनी काइंड्स हैं, 2। पहले मैंने पार्ट्स पढ़ाए थे, कितने पार्ट्स थे, कौन कौन से, रेशो डिसेंडेंट्री और ओबिटर डिक्टम। ओबिटर डिक्टम और रेशो डिसेंडेंटी में क्या फ़र्क था? रेशो डिसेंडेंटी क्या था, रीजन ऑफ द डिसीजन। हाँ, वो कहाँ पे लिखा हमने, इस बुक के अंदर लिख दिया। और बाकी फैसला कहाँ पे लिखा पूरे का पूरा, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। वो हकायक और वो सारा वो क्या है, ओबिटर डिक्टम। और जो असल बात वो क्या है, रेशो डिसाइडेंडी। ये तो हो गए इसके हिस्से। जजमेंट की टाइप्स, प्रेसिडेंट की टाइप्स कितनी है, मेन 2। कौन कौन सी, अथॉरिटेटिव, परसुएसिव। अथॉरिटेटिव का लफ्ज़ क्या सिखाता है आपको, अथॉरिटी जिसके पास अथॉरिटी हो। हमारी अदालतों में से सबसे बड़ी अदालत कौन सी है, सुप्रीम कोर्ट। उससे बड़ी कोई अदालत नहीं है। तो जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट होगी वो कौन सी होगी, अथॉरिटेटिव। क्यों अथॉरिटेटिव होगी भाई, इसलिए अथॉरिटेटिव होगी कि वो हर अदालत के लिए मानना ज़रूरी है। जिस तरह कानून को मानना ज़रूरी है, उसी तरह हर जो आपकी इस इरफान के पास बैठा हूँ उसे कहना पानी ले आए। तो क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट क्योंकि हमारी कौन सी अदालत है, सबसे बड़ी अदालत है। अगर सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अदालत है तो उसका फैसला क्या होगा, अथॉरिटेटिव जजमेंट। तो अथॉरिटेटिव जजमेंट क्या आती है, जिसमें अथॉरिटी हो, जिसका इनकार हो सकता ही ना हो। यहाँ तक क्लियर हुआ? अच्छा, दूसरा मैंने क्या बताया, परसुएसिव। परसुएसिव जजमेंट कौन सी होती है, हमारे हाई कोर्ट कहाँ कहाँ पे, 4 सूबे हैं, लाहौर, उसके बाद कोयटा, नहीं शेखुपुरा सूबा नहीं है हमारा, ठीक है। आप शेखुपुरा का तो नहीं हो, अच्छा फिर तो शेखुपुरा लाहौर से हो। लाहौर, कोयटा, कराची और पेशावर। 5वां हाई कोर्ट इस्लामाबाद में है। पाकिस्तान में कितने हाई कोर्ट है टोटल, 5। कहाँ कहाँ पे, जो 4 कैपिटल्स हैं। 4 कैपिटल कौन कौन से हमारे, लाहौर, कोयटा, कराची, पेशावर। और 5th कहाँ पे हो गया, इस्लामाबाद। हाई कोर्ट की पावर आपस में बराबर है या कम से ज़्यादा है, इक्वल पावर है, इक्वल है ना। तो अगर हाई कोर्ट लाहौर का फैसला है तो क्या वो कराची हाई कोर्ट के लिए बाइंडिंग होगा, अथॉरिटी रखता होगा या नहीं रखता होगा? अदालतों की पावर क्या है, तो फिर अथॉरिटी, ये तो नहीं कि अथॉरिटी होगी, फिर क्या होगा, परसुएसिव होगा। क्या होगा, परसुएसिव का मतलब क्या है, परसुएसिव का मतलब ये है कि अगर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को कराची हाई कोर्ट मान ले तो अच्छी बात है,
अगर ना माने तो उसको मजबूर नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको हवाला दिया जा सकता है कि जनाब लाहौर हाई कोर्ट ने ये फैसला कर दिया था, अब आप उसके मुताबिक फैसला कर दें, तो वो देखेगा हाँ यार ये लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला ठीक किया, मैं इसके मुताबिक फैसला कर दूँ, तो ये कौन सी जजमेंट हो जाएगी? फ़र्क क्या हुआ दोनों में? अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट और परसुएसिव प्रेसिडेंट में फ़र्क क्या? आप बताएं क्या फ़र्क समझ आए? ये उठा लिया करें ना ताकि आवाज़ आपकी उसमें आ जाएगी, जो फ़र्क आपको समझ आए, क्या फ़र्क समझ आए? अथॉरिटेटिव क्या है और परसुएसिव क्या है? मेन डिफरेंस क्या है? सर उसका जो फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से होगा और वो मतलब फाइनल होगा। फाइनल होगा और बाइंडिंग होगा, तो कौन सा फैसला होगा? वो अच्छा, और अगर एक हाई कोर्ट का फैसला दूसरे हाई कोर्ट के लिए, वो क्या होगा? परसुएसिव। अच्छा, मैंने आपको कहा कि हमारी अदालतें सुपीरियर जुडिशरी और बाकी सारी कौन सी है? सबऑर्डिनेट। अब आप मुझे ये बताएं, माइक इनको दे दें, आप मुझे ये बताएं कि जो हाई कोर्ट का फैसला है, किसका फैसला? हाई कोर्ट। वो मजिस्ट्रेट और सिविल जज और एडिशनल सेशन जज की अदालत, उसके लिए क्या होगा? परसुएसिव होगा या अथॉरिटेटिव होगा? सर रिपीट कर सकते हैं? हाई कोर्ट का फैसला किसका फैसला है? हाई कोर्ट। किसी भी सूबे के हाई कोर्ट का फैसला, वो मजिस्ट्रेट, सिविल जज और सेशन जज की अदालत के लिए परसुएसिव होगा या अथॉरिटेटिव होगा? अथॉरिटेटिव होगा। अथॉरिटेटिव होगा। अब गौर से समझे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसके लिए अथॉरिटेटिव है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के लिए। एक हाई कोर्ट का फैसला दूसरे हाई कोर्ट के लिए क्या है? परसुएसिव। और किसी भी हाई कोर्ट का फैसला किसी भी लोअर कोर्ट के लिए क्या है? अथॉरिटेटिव है। सबके लिए क्या है? अच्छा, आपको थोड़ा सा इसका पता है कि जो हमारी किताब ये पढ़ी हुई है, यहाँ पर जितनी भी किताबें पढ़ी हैं, ये अंग्रेज ने हमें कानून दिया था या बांग्लादेश और इंडिया को भी यही कानून दिया था? सेम दिया था। हमारी इस किताब का नाम क्या है? और हम इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? PPC। क्या कहते हैं? PPC। क्या कहते हैं? PPC। आज आप जाके नेट पे सर्च करेंगे IPC। क्या सर्च करना है? IPC। इंडियन पिनल कोड। ये क्या है? पाकिस्तान पिनल कोड। वो क्या है? इंडियन पिनल कोड। अंदर से एक जैसा होगा, जो सेक्शन इसमें है वही सेक्शन इसमें होगा। 302 उधर भी 302 कत्ल होगा, जो चीज़ें यहाँ पे है वही चीज़ें वहाँ पर भी होंगी। क्यों? क्योंकि कानून तो दोनों का क्या है? एक जैसा। ये जितनी भी हमारी किताब, ये आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी खोल लें, हमारा उनका एक जैसा। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट खोल लें, हमारा और उनका। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर हमारा और उनका एक जैसा। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर हमारा और उनका। किसी कानून में कोई फ़र्क है ही नहीं, वो थोड़ी बहुत अमेंडमेंट है, बाकी कानून क्या है? सेम। अब मुझे ये बताएं कि इंडिया की अदालत का फैसला हमारी अदालत के लिए अथॉरिटेटिव होगा या नहीं होगा? हो सकता है? नहीं, कभी भी ऐसा नहीं। लेकिन कानून दोनों मुल्कों का क्या है? तो अगर उसने कोई फैसला सुनाया है तो हम उस फैसले से मदद ले सकते हैं या नहीं ले सकते? ले सकते हैं। तो कौन सी जजमेंट होगी वो? परसुएसिव। तो जितनी फॉरेन कोर्ट की जजमेंट्स होती हैं वो सारी कौन सी होती हैं? परसुएसिव। अगर हम उनसे हेल्प लेना चाहें तो हेल्प ले सकते हैं। अथॉरिटेटिव नहीं। अथॉरिटेटिव जजमेंट कौन सी होती है? अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट कौन सा होता है? मतलब सर जिसमें फाइनल डिसीजन हो किसी आला अदालत का वो फैसला जो लोअर कोर्ट के ऊपर क्या हो? बाइंडिंग हो। पाकिस्तान में किस किस का फैसला अथॉरिटेटिव है जनाब? सुप्रीम कोर्ट का। किसके ऊपर? हाई कोर्ट के। सब के ऊपर। हाई कोर्ट के ऊपर भी और नीचे वाली अदालतों पर तो है ही है। और हाई कोर्ट का फैसला किसके लिए अथॉरिटेटिव है? सिविल जज, मजिस्ट्रेट और सेशन कोर्ट। और हाई कोर्ट का फैसला परसुएसिव किसके लिए है? दूसरी हाई कोर्ट के लिए क्या है? वो परसुएसिव है कि वो उसको माने या उसको ना माने, क्योंकि पावर दोनों की क्या है? इक्वल है, लिहाजा वो उसका इनकार कर सकते हैं। अच्छा, अभी तक हमने कौन कौन सी बातें प्रेसिडेंट की पढ़ ली जनाब? पहली बात तो हमने प्रेसिडेंट का पढ़ा। प्रेसिडेंट है क्या? अदालत का वो फैसला जिसके अंदर ऐसी कोई बात अदालत ने डिसाइड की कि जो आने वाले वक्त के लिए अथॉरिटी के लिए पेश की जा सके, हवाले के तौर पर बात की जा सके। वो कौन सा फैसला होता है आपका? प्रेसिडेंट। वो क्या होता है? और ये कितना अहम होता है? क्या ये सोर्स ऑफ लॉ बना या ना बना? मुझे ये बताएं अभी आप। बना तो हमने लॉ बुक में लिखा, अगर सोर्स ऑफ लॉ ना बनता तो हम इसको लॉ बुक में ना लिखते। और हम इसको अदालत में जाकर पेश करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना। क्यों करते हैं? क्योंकि ये सोर्स ऑफ लॉ है। जिस तरह हम अदालत में कहते हैं जी सेक्शन फलां ने ये कहा, इसी तरह हम अदालत में कहते हैं जी। और जब आप प्रैक्टिस में जाएंगे
किसी भी वकील के लिए जो उसका सबसे अच्छा, एक चीज़ मैं आपको ये बड़े अहम और काम की बताता हूँ, वो क्या है, अगर कोई टीचर है उसका तजर्बा कहाँ से पता चलता है कि वो तजर्बाकार है? नॉलेज से। नॉलेज और किताबों में कहाँ से पता चलेगा कि अगर उसने कोई किताब लिखी है? जी ऐसे ही है ना, जो टीचर जितनी किताबें लिखेगा वो तो तजर्बाकार होगा, जो रिसर्च स्कॉलर जितने ज़्यादा आर्टिकल पब्लिश करेगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा? तजर्बाकार होगा, जो साइंसदान जितनी ज़्यादा इन्वेंशंस करेगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा? तजर्बा ऐसे ही है ना। यस सर। वकील के तजर्बे का कहाँ से पता चलता है? सर प्रेसिडेंट एक तो वकील के तजर्बे का पता चलता है कि उसकी कितनी वो हो गई है, प्रैक्टिस कितनी हो गई है, लेकिन असल चीज़ ये है कि जब आप ये प्रेसिडेंट खोलेंगे ना, कोई भी प्रेसिडेंट खोले, इस प्रेसिडेंट में उस वकील का नाम लिखा हुआ होगा कि जो वकील इस केस में पेश हुआ था। तो कोई भी जो वकील है वो जज कब बनता है? ख़ास तौर पे हाई कोर्ट का जज, जिस वकील के जितने ज़्यादा रिपोर्टेड फैसले होते हैं कि जिसकी वजह से अदालत ने फैसला दिया होता है, उसका नाम फैसले के अंदर लिखा हुआ होता है, रिपोर्टेड जजमेंट जिसके नाम पे होती है, सिर्फ वही वकील आगे जा सकता है। सर बेशक वो हारा हो या जीता हो। हारा हो या जीता हो, लेकिन जीतने वाले का नाम उसमें ज़्यादा अहमियत का होता है। उसमें ये चीज़ जहन में रखें। अभी तो उन्होंने थोड़ा सा काम ख़त्म कर दिया, पहले सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस उस वक्त तक नहीं मिलता था जब तक आपकी 25 रिपोर्टेड जजमेंट ना होती थी। अब इन्होंने जब देखा कि जनाब ये तो बड़ा मुश्किल सा काम है, हर बंदे की रिपोर्टेड जजमेंट तो आती नहीं, तो थोड़ा सा इस प्रोसीजर को चेंज करके हल्का कर दिया, कम कर दिया। लेकिन अभी भी जब आप जज बनना चाहेंगे तो जज कौन बनेगा? जिसकी उतनी ही ज़्यादा रिपोर्टेड जजमेंट्स होंगी वो बनेगा। यानी कि इसकी अहमियत हुई है ना हुई? आपकी सारी प्रैक्टिस, आपका सारा कुछ किसके ऊपर बेस करता है? रिपोर्टेड जजमेंट्स के ऊपर। और ये सोर्स ऑफ लॉ कैसा हुआ? क्योंकि किताब में लिख दिया गया, इसलिए सोर्स ऑफ लॉ हुआ। प्रेसिडेंट के हिस्से कितने पढ़े हमने? दो ओबिटा डिक्टा और रेशो डिसाइडेंट की समझ आ गई ना? फैसला कितना बड़ा था? 10-15 सफ़े का। रीजन ऑफ डिसीजन कितनी थी? छोटी सी, 2-3 लाइन्स। वो हमने यहाँ पर लिख दी, रेशो डिसाइडेंट लिख दिया। प्रेसिडेंट की कितनी किस्में होगी? अथॉरिटेटिव, और कौन सी हो गई? परसुएसिव। अच्छा, एक और भी इसकी काइंड है, 2 काइंड इसकी और भी है। वो कौन सी है? एक होता है ओरिजिनल, क्या होता है? और एक होता है डेक्लेरेटरी। ओरिजिनल, अब ये ओरिजिनल और डेक्लेरेटरी में क्या फ़र्क है? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया तो कौन सी जजमेंट आ गई? ओरिजिनल आ गई। ठीक हो गया। आप हाई कोर्ट में किसी केस में गए और आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट को क्या कर दिया? पेश कर पेश कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्या कहा है? सही सर। सही कहा है, और फिर उस पर जजमेंट पास कर दी। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट ने दोबारा क्या किया? एक बार फिर डिक्लेयर कर दिया। तो ये कौन सी जजमेंट बन गई है? डिक्लेरेशन। अब जब एक फैसला हो गया और आपने उसको किसी अदालत में दिया, अदालत ने उस फैसले की बेस पे क्या कर दी? दोबारा फैसला। तो अब वो जजमेंट कौन सी होगी? डिक्लेरेशन। फिर जितनी बार वो डिक्लेयर होता जाएगा उतनी उसकी अहमियत क्या होती जाएगी? ज़्यादा। कि ये एक फैसला 10 अदालतों ने इसको क्या किया है? डिक्लेयर किया, लिहाजा ये बात बड़ी पक्की है। तो वो अब जब ये चीज़ें कहाँ पे काम आएगी? जब हम अदालत में जाके प्रैक्टिस करते हैं, तो वहाँ पे जब हम जजमेंट, और प्रैक्टिस चलती ही जजमेंट्स के ऊपर। प्रैक्टिस किसके ऊपर चलती है? आप जब किसी भी अदालत में पेश होंगे, मजिस्ट्रेट के सामने, सिविल जज के सामने, पहले दिन की आपकी पेशी होगी, आप कोई भी बात करेंगे, आगे से अदालत क्या कहेगी? कभी अदालत में आप लोग तो नहीं गए होंगे ना? पहला लफ्ज़ ही क्या होता है? जजमेंट दे। क्या दे? आप कहते हैं जी वो मेरे क्लाइंट को जमानत दे दे जनाब, इसने ये किया। अदालत कहती जजमेंट लेके आ। तो कितनी अहमियत हुई कि इसके बगैर कुछ होता ही नहीं। आप सिविल केस में पेश हो गए, आपने सिविल केस में पेश होकर अदालत को कहा जी मुझे स्टे दे दे। क्या दे दे? अदालत कहती जजमेंट लेके आ जाए। अब बात है कि जजमेंट कहाँ से लेके आ जाए? जजमेंट कहाँ से लेके आनी है? यहाँ से। अब इसका तो हमें पता ही नहीं चलेगा। पहले हमारे पास कौन सी बुक आएगी? ये बुक आएगी। हम यहाँ से पढ़ेंगे, हम कहेंगे हाँ यार ये जजमेंट हमारे मतलब की है। फिर इसका हवाला तलाश करेंगे और फिर इस किताब में बैठ के इसको पूरा पढ़ेंगे। इसकी कापी जज साहब को जाके देंगे, फिर हमारा काम क्या है वो हो जाएगा। सर यानी हमें केस स्टडी करने के लिए 3 बुक्स चाहिए होंगी लाजमी तौर पर जब आप प्रैक्टिस में जाएंगे। जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर हमें क्या चाहिए? सिर्फ ये। क्योंकि पढ़ाई के अंदर हमें पूरी जजमेंट की ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ हेड नोट में हमने बताना होता है कि अदालत ने फ़लाँ फैसला में ये कहा, फ़लाँ फैसला में
ये कहा। हमें पढ़ाई के अंदर इसकी ज़रूरत, नहीं पड़ी। ये जो बुक है ये पढ़ाई के अंदर इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत हमें हरगिज़ नहीं। ठीक हो, हमने प्रैक्टिस में नहीं जाना, क्योंकि अभी हम प्रैक्टिस कर नहीं रहे। जाना तो है हमने, लेकिन अभी हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे। इसकी ज़रूरत कब पड़ेगी? जब हम अदालत में जाके, यानी कि ना ये पेपर में किसी काम की है, ना पेपर में इससे कोई सवाल आएगा, ना हमने कोई इसको याद करना है, ना ही हमने उसको, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए ये है क्या। आज पता चल गया ये क्या है। हर वकील के दफ्तर में हमने किताबें देखी होंगी। लाइब्रेरी का ये रूम भी इस किताबों से भरा पड़ा, मूड कोर्ट भी इन्हीं किताबों से भरा पड़ा, ये भी यही किताबें हैं। ये सब कुछ क्या है? ये है प्रेसिडेंट्स। ये क्या है? अदालत के वो फैसले जो किताबों में लिख दिए गए ताकि आने वाले वक्त में इनको रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। और इसके अंदर से मेन रेशो डिसाइडेंडी कहाँ पे लिखती? यहाँ पे। इसको रेशो डिसाइडेंडी भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? हेड नोट। क्या कहते हैं? हेड नोट। तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने? हेड नोट। सारे के सारे हेड नोट कहाँ पे लिख दिए? इन छोटी किताबों के अंदर हमने हेड नोट लिखे। हम हेड नोट से चीज़ तलाश करते हैं और फिर यहाँ से जाके पूरा फैसला उसका निकाल लेते हैं। ठीक हो गया। परसुएसिव का भी पता चल गया, उसके बाद अथॉरिटेटिव का भी पता चल गया, डेक्लेरेटरी का भी पता चल गया, और किस चीज़ का पता चल गया? ओरिजिनल जजमेंट का भी पता चल गया, रेशो डिसाइडेंडी का भी पता चल गया, ओबिटर डिक्टर। अच्छा, प्रेसिडेंट में एक और चीज़ भी है, स्टेयर डिसाइसिस। कौन सी है? स्टेयर स्टेयर डिसाइसिस। ये एक लफ्ज़ याद रखना। स्टेयर का भी, स्टेयर वैसे किसको कहते हैं? किस लफ्ज़ के साथ? सीढ़ियाँ क्या होती है एक दूसरे के साथ मिली होती है कि नहीं मिली होती? मिली होती है। और डिसाइसिस का लफ्ज़ किसके साथ मिलता है? हाँ, इंग्लिश के किस लफ्ज़ के साथ मिलता है? डिसीजन के साथ। सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूँ, वैसे इसका मतलब कोई और है, लेकिन इसका मतलब है स्टैंड बिसाइड द डिसीजन। क्या मतलब है? स्टैंड बिसाइड द डिसीजन। क्या मतलब वो स्टैंड बिसाइड द डिसीजन? आपके जहन में क्या आता है? जी सर, फैसले के पीछे खड़े हैं। क्या मतलब है पीछे खड़े हो जाओ? बताओ अभी पीछे खड़े होने का क्या मतलब है? पूरी नहीं, मज़ा नहीं आया। हाँ, फैसले के पीछे खड़े होने का मतलब क्या है? फैसले की पैरवी करना। नहीं, इसका मतलब ये है कि अदालत ने एक फैसला सुना दिया, सुना दिया। अब जो दूसरी अदालत होगी वो उस केस में वैसा ही फैसला सुनाएगी। अब मिसाल के तौर पे नवाज शरीफ साहब को आपने इलाज के लिए बाहर भेजा, अगर कोई और बंदा आएगा तो आप उसको भी भेजेंगे, क्योंकि जो फैसला एक के लिए है वही फैसला किसके लिए है? सबके लिए। ये है स्टेयर बिसाइड। यानी कि ये नहीं हो सकता कि अदालत ने फैसला कर दिया, आप ले गए, जनाब अदालत का फैसला है, आगे से जैसा कहनी छोड़ो मैं तो नया फैसला करूंगा। नहीं, स्टैंड बिसाइड द, कि जो फैसला एक बार हो गया अब उसके मुताबिक आपने चलना है, आप उससे हट कर नहीं चल सकते। अगर कोई अदालत के फैसले का इनकार करे, आला अदालत के फैसले का इनकार करे, तो कहा जाए कि नहीं आप इससे हट नहीं सकते। सर, अगर सुप्रीम कोर्ट दोबारा कोई नया फैसला करे, हाँ अगर सुप्रीम कोर्ट ही तो हाँ, सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को क्या कर सकती है? रिव्यू कर सकती। सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार है। हाई कोर्ट अपने फैसले को रिव्यू नहीं कर सकती। हाई कोर्ट भी कर सकती है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को रिव्यू कर सकते हैं। ये जजमेंट का इख्तियार उनके पास, रिव्यू करने का इख्तियार उनके पास मौजूद है। तो अब आपको अगली बात पता चली होगी, एक और जो भी मैं समझाना चाह रहा था। आप देखें, उठाएं दोनों बुक्स बेटा। ये क्या है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है ना? इसका साइज किस जैसा है? और उसका वो कौन सी बुक है? बंद करके देखें। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी आपके पास कौन सी है? सिविल प्रोसीजर है, ये क्रिमिनल प्रोसीजर? आपके पास पाकिस्तान पिनल कोड। आपके पास क्या है? जी, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है। एक किताब छोटी सी और एक किताब बड़ी। फर्क क्या है ये छोटी और बड़ी में? फर्क किसका है जी? प्रेसिडेंट का। फर्क किसका है? प्रेसिडेंट का है कि ये सिर्फ वो कानून है जो पार्लियामेंट ने पास किया, बेयर एक्ट। और इसको कानून में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कमेंट्री। कमेंट्री में क्या होते हैं? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट क्यों लिखे जाते हैं? क्योंकि ये सोर्स ऑफ लॉ है। तो हमारे कितने सोर्स ऑफ लॉ कंप्लीट हो गए? 2। हम लेजिस्लेशन भी देख ली और साथ में देख लिया प्रेसिडेंट भी देख लिया। यहाँ पे भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं जी। अब पता चल गया किताब का साइज बड़ा और छोटा क्यों है? ठीक है। तो जो किताब जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उसमें क्या होगा? उतने ज़्यादा फैसले लिखे होंगे। जिसमें जितने ज़्यादा फैसले लिखे होंगे उसमें हमें समझने के लिए क्या मिलेगा? उतना ही ज़्यादा मौका मिलेगा। तो हम उससे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा उठाते जाएंगे। जो कि जितनी मोटी किताब होगी उतनी। अब इसमें हमने कोशिश अगली ये करनी है, अप टू डेट किताब लेनी होती है। अप टू डेट किताब क्या मतलब है? हर साल कानून चेंज होता है। अगर आप पुरानी किताब ले लेंगे तो क्या होगा?
पुराना कानून होगा। तो जब भी कानून की किताब लेनी हो हमेशा क्या लेनी है, नई लेनी है, पुरानी किताब कभी भी नहीं लेनी। और कुछ सवाल इसके हवाले से, आज के टॉपिक के हवाले से पहले कुछ सवाल है तो वो पूछें, फिर हम आगे चलते हैं। इस टॉपिक के हवाले से, प्रेसिडेंट के हवाले से कुछ सवाल है बेटा आपको? सर इस फील्ड में सबके लिए ज़रूरी है कि वो ये बुक्स को रीड करें, मतलब प्रेसिडेंट्स उन्हें पता हो? स्टूडेंट्स के लिए, किसके लिए आप पूछ रहे हैं? फील्ड में फील्ड में देखें, एक वकील को कानून का याद होना ज़रूरी नहीं है, याद होना ज़रूरी नहीं है। उसको पता हो कि कानून कहाँ से उसको मिल सकता है। फील्ड में जब आपको मसला आएगा, सारे मसले इकट्ठे तो नहीं आएंगे, फील्ड में पेपर तो नहीं देना। फील्ड में मसला आ गया सेल के हवाले से, मिसाल के तौर पर अभी बात मैं आपको समझाता हूँ। उसमें ये हो गया कि जनाब बाप ने सेल कर दी, क्या की है, बाप ने ज़मीन क्या की है, उसकी डेथ हो गई। अब बेटे कहते कि नहीं जी वो तो आपके हमारे बाप के साथ एग्रीमेंट था, हम तो ये ज़मीन बेचने के लिए तैयार नहीं। अब सवाल ये है कि क्या बेटे इनकार कर सकते हैं या नहीं। हम सेल का टॉपिक उठा लेंगे, हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का टॉपिक लेंगे, वहाँ पे लॉ पढ़ेंगे और उसकी जजमेंट्स पढ़ेंगे, वहाँ से हमें इस मसले का हल मिलेगा और हम अदालत को जाके बता देंगे ना अब ये देखें। तो आपने पूरा लॉ फील्ड में नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि, क्योंकि हम कभी भी कोर्ट के अंदर ज़बानी बातें नहीं करते, हमेशा क्या लेकर जाते हैं साथ, अपने किताब लेकर जाते हैं, वहाँ से हम किताब से पढ़ के। जनाब देखें जनाब, ये सेक्शन 54 में ये बात लिखी है, तो आपको क्या पता होना चाहिए वकील होने के नाते, जब आप वकील बनेंगे इंशाल्लाह, तो क्या पता होना चाहिए कि कौन सा लॉ कहाँ लिखा है। याद करने की ज़रूरत हमें नहीं, हमने वहाँ पे पढ़ के बताना होता है। लेकिन पता होगा तो पढ़ के बताएंगे, अगर पता ही नहीं होगा तलाश कैसे करेंगे, पढ़ के कैसे बताएंगे। और कोई बात? कोई क्वेश्चन नहीं किसी किस्म का? ठीक है जनाब।